आगे मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे विभिन्न विषयों जैसे राजनीति, धर्म, विज्ञान इत्यादि विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। तो अगर आप इन सभी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी रुचि है या अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं भगत सिंह के बारे में मेरे जो कुछ विचार हैं और भगत सिंह क्या थे, कौन थे, कैसे थे, उनके क्या विचार थे, इससे संबंधित कुछ बातें मैं आप सभी को से बताऊंगा। दो बातें हैं। पहली तो ये कि भगत सिंह काफ़ी कम उम्र में ही उनकी जो है सो मौत फांसी की सजा की वजह से हो गई थी। क्यों हुई थी, क्यों उनको फांसी दी गई थी, ये इतिहास की बातें हैं, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। मेरा जो जोर है भगत सिंह को लेकर, उनके विचारों पर जोर है, क्योंकि हुआ क्या है ना, इस देश के जो युवा है, इस देश की जो पीढ़ी है, जो भगत सिंह से आगे की जो पीढ़ी इस देश में आई, उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो भगत सिंह को सिर्फ इस वजह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए मरने से भी। लेकिन मूल बात ये नहीं है, हमें इस पे गर्व नहीं करना चाहिए। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, ये बिल्कुल ही बहादुरी का काम है। एक असीम साहस का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। लेकिन हमारा जोर उस पे नहीं होना चाहिए, हमारा जोर मौत की तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा जोर इस तरफ होनी चाहिए कि उन्होंने जीते जी कैसे विचार प्रस्तुत किए दुनिया के सामने, विभिन्न विषयों पर उनके क्या विचार थे, किस बारे में वो क्या सोचते थे, आखिर उनकी विचारधारा क्या थी। तो खासकर भारतीयों को उनकी विचारधाराओं में कोई रुचि नहीं होती है। ज़्यादातर भारतीयों को उनको बस इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि मरने से भी नहीं डरते थे, हिम्मतवर थे, साहसी थे। वो थे, बिल्कुल थे, लेकिन सिर्फ उतनी ही बातें काफ़ी नहीं है। वो बातें गौण है। अगर हम विचार के मूल में नहीं जाते हैं तो वो सारी बातें गौण है। क्योंकि विभिन्न लोग, भारत की आज़ादी के लिए कई सारी लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, फांसी की सजा पाई, लेकिन उन सबों में भगत सिंह क्यों उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है? सभी स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह की महत्ता इतनी क्यों होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब है भगत सिंह के विचार। ये बात आप सभी को बता देना जरूरी है। जैसा कि संघीय प्रोपेगेंडा जो है वो इस बात को ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं कि भगत सिंह राष्ट्रवादी थे। वो जैसा कि संकीर्ण मानसिकता के लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैसे थे, लेकिन दरअसल वो वैसे नहीं थे। भगत सिंह ने साफ साफ उनकी जो किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें साफ साफ जो ईश्वर की अवधारणा है उसको सीधे सीधे नकारा है। तो भगत सिंह को हम पहले सीधे तौर पे तो हम उनको नास्तिक बता सकते हैं, उनको नास्तिक बोल सकते हैं, क्योंकि नास्तिकता की जो विचारधारा होती है वो ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ होती है। तो भगत सिंह शुद्ध नास्तिक थे। उनकी ना धर्म में विश्वास थी, ना ईश्वर में विश्वास थी, ना आस्था में विश्वास थी। वो तर्क की कसौटी पर हर एक चीज़ों को परखते थे। और इतने कम उम्र में, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में इतनी उच्च विचारधारा उनकी थी। ये अधिकांश युवाओं के पास नहीं होता है। वो लोग धर्म और ईश्वर के जाल में फंसकर जो हमारी जो सच्चाई जीवन की है उसको वो नहीं देख पाते। तो खैर, क्या भगत सिंह की तारीफ सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो नास्तिक थे? तो मुझे लगता है नहीं, सिर्फ इसलिए भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि कई लोग नास्तिक होते हैं। नास्तिक अमूमन आजकल ढेरों आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या नास्तिक होना काफ़ी होता है? क्या जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सही करने के लिए, जो आसपास के जो माहौल है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक समाज को, एक देश को, इस दुनिया को, क्या नास्तिकता काफ़ी है? तो मुझे लगता है नहीं।
क्योंकि कई लोग आजकल नास्तिक बन जा रहे हैं, हो सकता है वो फैंटेसी में आकर बन रहे हो नास्तिक, लेकिन वो असल जो मूल अवधारणा है जो मानवता की, उस पर वो ध्यान नहीं देते। बात तो सभी करते हैं कि मानवता होनी चाहिए, मानव धर्म स्थापित होनी चाहिए, सभी को बराबर होना चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर ये आएगा कैसे? ये संभव कैसे हो पाएगा? बात तो आप कर लेते हैं, लेकिन ये चीज संभव कैसे हो पाएगी? तो भगत सिंह ने इस मूल बात पर ज्यादा जोर दिया, है ना। वो लोगों को ये नहीं बताते फिरते थे कि मैं नास्तिक हूं, हालांकि वो उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं ईश्वर और इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन उनका ध्येय कुछ और था। उनका ध्येय सिर्फ नास्तिकता का ढोल पीटना नहीं था। खासकर अगर भगत सिंह के आप लेखों को पढ़ेंगे तो वो लेनिन की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब उनको अंतिम समय उनका था फांसी की सजा के लिए, जब उनको बुलाया गया, तभी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस बात से समझा जा सकता है कि भगत सिंह साम्यवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। और कई लोग इस चीज को सीधे सीधे जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब कुछ संघी प्रोपेगेंडा लोग हैं जो भगत सिंह को सीधे राष्ट्रवाद के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ लिबरल खेमा है जो भगत सिंह को एक तरीके से कहते हैं ना, बीच वाला व्यक्ति, जो सभी को मिलाकर, देखिए एक होता है हिंदू, एक होता है मुस्लिम, और बीच के लोग दोनों को किसी तरह मिलाए रखना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। धर्म की जो ये मूल अवधारणा है, इसी को खत्म करने की जरूरत है, तभी जाके हर व्यक्ति एक हो पाएगा। तो भगत सिंह इस मूल अवधारणा पे ज्यादा जोर देते थे। तो एक तरफ लिबरल खेमा भगत सिंह को पूरी तरीके से साम्यवाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है, साम्यवादी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक तरफ जो संघीय खेमा है वो सीधे सीधे तौर पे भगत सिंह को राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट करता है। जबकि भगत सिंह नास्तिक होने के साथ साथ एक साम्यवादी थे। उनकी जो मूल विचारधारा थी वो देश के प्रति ऐसा नहीं था कि उनके मन में कि देश आजाद हो जाए। उनके मन में मूल ये विचारधारा थी कि जो छोटे मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो समाज का सबसे निम्न तबके का वर्ग है, उनकी जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए। उनका जीवन स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वो डिजर्विंग पीपल हैं, सबसे ज्यादा डिजर्विंग लोग मजदूर ही हैं, जो अपनी मेहनत से इस दुनिया को हरा भरा करने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। तो भगत सिंह के बारे में मुझे नहीं लगता है कि ना तो उनको राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, ना उनको देशभक्त के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, और ना उनको लिबरल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने गांधी, नेहरू को कई मुद्दों पर तारीफ किया है, लेकिन फिर भी उनके अगर मूल विचार को आप पढ़ेंगे तो वो सीधे सीधे साम्यवाद के समर्थक नजर आते हैं। वो उनका पूरा पूरा मानना था कि आप मार्क्सवाद, जिन्होंने साम्यवाद की परिकल्पना दी, उसके रास्ते ही आप जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं, इस देश और दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि वो राष्ट्र की सीमाओं में विश्वास नहीं रखते थे, वो राष्ट्रविहीन सीमाएं चाहते थे, वो समस्त मानवता को एक करना चाहते थे। उनका मूलभूत सिद्धांत ही यही था कि पूरी मानव जाति एक हो, ना कोई देश हो, ना कोई राज्य हो, ना कोई धर्म हो, है ना, लोग बटे हुए नहीं हो। मानवीय जो इंसानी नस्ल है, वो इंसानी नस्ल खुद के नस्लीय पहचान को एक करके रखे। तो मूलभूत बात यही है भगत सिंह के बारे में। और अगर 23 वर्षीय युवा एक अगर ऐसा सोचता है तो समझा जा सकता है कि वो कितने उच्च कोटि का रहा होगा। उनके विचार, वो उनका जो व्यक्तित्व है वो कितना उनकी तार्किक शक्ति कितनी ज़्यादा रही होगी कि वो 23 वर्ष की उम्र में ही इतनी ज़्यादा सटीक और जो है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस दुनिया में, बराबरी और गैर बराबरी को मिटाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, साम्यवाद, उसकी अवधारणा को उन्होंने पहचान लिया था। आजकल आप अगर देखेंगे तो 23 वर्ष में युवा धर्म की राजनीति से ही बाहर नहीं आ पाते हैं, तो साम्यवाद जैसी गूढ़ बात को समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या वो समझ ही नहीं सकते। तो भगत सिंह के विचार में मेरे देखे वो एक साम्यवाद विचारधारा के थे, और उनका सीधा सीधा मानना था कि
मार्क्सवाद के रास्ते ही इस दुनिया में जो है वो शांति स्थापित की जा सकती है। और इसके लिए आपको सिर्फ अहिंसा, अहिंसा मतलब अगर आपका दुश्मन, दुश्मन कहने का अर्थ ही अगर मानवता का कोई दुश्मन है, अगर इंसानी नस्ल का कोई दुश्मन है जो कि पूंजीपति होते हैं, तो उनके खिलाफ सीधे सीधे हिंसा अपनानी ही चाहिए। भगत सिंह का ऐसा मानना था। बिना हिंसा के आप अपने अधिकारों को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पूंजीवादी लोग आपके अधिकारों को कभी नहीं देंगे। आप भीख मांगते रह जाएंगे पूरी जिंदगी भर। पूंजीवादी लोग आपके जो है अधिकार हैं वो कभी सुरक्षित नहीं रखेंगे। तो आपके अधिकार को छीनना पड़ेगा सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि वो आपके हैं। आप किसी से गुहार नहीं लगा सकते। तो भगत सिंह का हिंसा का भी रास्ता अलग था। ऐसा नहीं है कि वो हिंसा के समर्थक थे, लेकिन वो हिंसा को ज़रूरी मानते थे कि अगर साम्यवादी व्यवस्था के रास्ते में अगर हिंसा की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आज के युवा भगत सिंह को अपनाना चाहते हैं, भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहते हैं, तो वो साम्यवाद को समझें, साम्यवाद को पढ़ें, मार्क्सवाद को पढ़ें, लेनिन को पढ़ें, समझें और फिर इस पे विचार करें। और भगत सिंह के जो सपने थे उनको साकार करने में योगदान दें, साथ आएं, हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा जो है मकसद इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात आपसे कहनी थी कि भगत सिंह की मूल विचारधारा से आप नहीं भटकिए। भटकेंगे तो फिर भगत सिंह गौन हो जाएंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। आप सिर्फ उनके नाम पर जो है राजनीति कर सकते हैं, उनको अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन जब तक उनके विचारों को आप सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आगे फिर और भगत सिंह के बारे में बात होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।